प्रकाश इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान में संवैधानिक विकास के दूसरे चरण के बारे में बातें करेंगे। संवैधानिक विकास में प्रथम चरण में हमने 1784 तक बातें किया था, पिट्स इंडिया एक्ट तक बातें किया था। इस चरण में हम लोग 1793 से बातें करते हैं। 1793 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक चार्टर एक्ट पारित किया गया और उस चार्टर एक्ट में ये कहा गया कि कंपनी के जो अधिकार हैं वो 20 वर्षों के लिए बढ़े रहेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार 20 वर्षों तक पुनः उसी तरह कायम रहेंगे। उसके बाद दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से मिलेगा। उनका जो भी वेतन मिलेगा वो वेतन भारतीय राजस्व से मिलेगा। यहीं से उनके वेतन की व्यवस्था की गई। और तीसरे महत्वपूर्ण पॉइंट की चर्चा कर लें तो इस अधिनियम के द्वारा, इस चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार लिखित प्रशासन की व्यवस्था की गई। यानी कि एक तरह से कागजी सरकार की पूर्णतः स्थापना करने का काम इसी के द्वारा किया गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो सभी कानून है उससे कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को होगा। उस न्यायालय ही उसकी व्याख्या कर सकती है कि ये गलत है कि सही है। सब कुछ व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को दिया गया। आगे हम बातें कर लेते हैं। उसके बाद अगला राजलेख आता है जिसे 1813 का राजलेख कहा जाता है। और इस राजलेख के बारे में हम बातें करें, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति कर दी गई। यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी का 1813 के अधिनियम के तहत जो एकाधिकार मिला हुआ था, जो संपूर्ण व्यापारों का स्वामी था, उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन दो व्यापारों पर उसका एकाधिकार बना रहा। चाइना के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकती थी और दूसरा जो चीनी है उस पर उसका व्यापारिक एकाधिकार बना रहेगा। दो चीज़ों को छोड़ के बाकी जितने भी व्यापारिक एकाधिकार थे वो सब समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ इस अधिनियम में पहली बार मिशनरी प्रणाली की भी स्थापना हुई। मिशनरियाँ भारत आई, शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाने का कार्य करने लगी। अंग्रेजी शिक्षा पर उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया, जिसके कारण इस अधिनियम में एक प्रावधान ये भी था कि 1 लाख रुपया प्रति वर्ष भारतीय शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। भारतीय शिक्षा पे 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। लेकिन आखिर ये 1 लाख रुपया किस पर खर्च होगा, इसके लिए एक तरह से प्रावधान बन गया। विवाद शुरू हो गया कि आखिर हम किस पे खर्च करेंगे। जो दो दल बट गया। एक चाहते थे कि भारतीय शिक्षा पे खर्च हो, अरबी, फारसी, संस्कृत, उर्दू इत्यादि विषयों पे खर्च हो, और एक चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा पे खर्च हो। जिसके कारण यहाँ पे दो दल बट गया। एक को कहा गया आंग्लेय और एक को कहा गया प्राच्य। एग्लो ओरिएंटल डिस्प्यूट कहा गया और 20 वर्षों तक ये पैसा पड़ा रह गया। आगे हम बातें करें तो यहाँ पे स्वयंसेवी जो भी संस्थाएं थी, उन सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को यह अधिकार दिया गया कि वो चाहें तो अपने अकॉर्डिंग करारोपण कर सकते हैं, कर को लगाने का अधिकार रख सकते हैं। फिर देखा जाए तो इसके बाद 20 वर्षों के बाद अगला अधिनियम आया, क्योंकि इसमें 20 वर्षों के लिए फिक्स कर दिया गया कि 20 वर्षों के बाद अधिनियम आएगा। और इसी कारण 1833 में अगला चार्टर एक्ट आया, अगला अधिनियम आया। और उस अधिनियम में 1833 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम में कई महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए। उसमें सबसे पहला था
कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था उसे भारत का गवर्नर जनरल कह दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को पहला भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। जितने भी प्रेसिडेंसियाँ थी उन सबको इसके अंतर्गत ला दिया गया। इसे भारत का, जहाँ बंगाल शब्द यूज होता था वहाँ पे भारत शब्द यूज होने लगा। उसके बाद जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी उस परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, लीगल एडवाइजर की नियुक्ति की गई जो कानूनी सलाह दे सकता था। और पहला ये पद दिया गया था लॉर्ड मैकाले को, जो लॉर्ड मैकाले आगे चल के आईपीसी का ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बना, चेयरमैन बना। इसी लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में ही इसी समय भारत का प्रथम विधि आयोग भी बनाया गया, जो 4 सदस्यीय था। विधि आयोग बनाने का कार्य किया गया। आगे देखा जाए तो अगला जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था और वो था जो चीन और चाय। चीन चाय का जो व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला हुआ था, उससे चीन चाय के व्यापार को यहाँ पर पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। जो 1813 ईस्वी का चीन और चाय के साथ जो व्यापार एक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहा था, वह यहाँ पर पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग नहीं किया गया, उसके अधिकार फिर 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। आगे देखा जाए तो इस अधिनियम की और भी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि यहाँ पे दास्य प्रथा का उन्मूलन करने के लिए प्रावधान लाया गया। दास्य प्रथा को समाप्ति करने के लिए प्रावधान लाया गया, लेकिन वो प्रावधान 10 वर्षों के बाद ही कायम हो पाया। 1843 के नियम 5 के तहत जब लॉर्ड एलनबरो भारत का गवर्नर जनरल था तो उसी के शासनकाल में उसे पूर्ण रूप से दासता को समाप्त कर दिया गया। आगे हम बातें कर लें तो यहाँ पर एक प्रावधान और भी आया इस अधिनियम में कि योग्यता ही चयन का आधार होगा। पहले मनोनयन की प्रक्रिया चल रही थी, साथ ही साथ जो अंग्रेज होते थे, शाही परिवार के लोग होते थे, भारत में रजवाड़ों के लोग होते थे, उन्हें ही कंपनी में तैनाती दी जाती थी, उन्हें ही नौकरी में तैनाती दी जाती थी, भागीदारी दी जाती थी। उसको समाप्त करने का काम किया गया और योग्यता के आधार पर ही चयन की प्रक्रिया बनाई गई। जन्म, वंश, लिंग और इत्यादि के आधार पर जो विभेद था, असमानता थी, उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। इसी समय देखा जाए तो कमिश्नरी प्रणाली की शुरुआत हुई। विशेष मंडलायुक्तों की नियुक्ति करने का भी कार्य किया गया। आगे देखा जाए तो इस अधिनियम के तहत देखा जाए तो पहली बार भारत में एक लिखित संविधान की भी शुरुआत हो जाती है। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर एक तरह से संवैधानिक लक्षण दिखाई देने लगते हैं भारत के। आगे 20 वर्षों के बाद अगला जो अधिनियम आता है वो 1853 का चार्टर लेख आता है। इसी 1853 के चार्टर लेख के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर हम बातें कर लें। इस 1853 के महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि इसमें पहली बार लेजिस्लेटिव असेंबली की स्थापना की गई। 12 सदस्यीय विधान परिषद को स्थापित करने का काम किया गया। दूसरा, यहाँ पे बंगाल के प्रशासन को चलाने के लिए एक एलजी की नियुक्ति की गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की। यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है कि पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस अधिनियम में किया गया था, क्योंकि पहले जो प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं होती थी, पहले जो सिविल सर्वेंट थे वो सभी सिविल सर्वेंट मनोनीत होते थे। एक तरह से उसे मनोनीत कर दिया जाता था, नियुक्त कर दिया जाता था। लेकिन पहली बार चयन की जो प्रक्रिया है वो इसी अधिनियम के तहत शुरू की गई। ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन पहली बार 1853 के अधिनियम के तहत किया गया। आगे हम बातें कर लें। अब यहाँ पे 1857 में क्रांति हुई और उससे क्रांति के बाद बहुत कुछ बदल गया और 1858
का जो अधिनियम आया वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। अब कंपनी लगभग निष्प्राय सी हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से ही उसके व्यापारिक अधिकार छीने जा रहे थे, लेकिन 20-20 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा रहा था और यहाँ पर भी वही हुआ। यहाँ पर भी देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग तो नहीं किया गया, लेकिन उस पर 1857 के क्रांति के बाद कई प्रतिबंध लगा दिया गया। पहले नंबर तो भारत सचिव की नियुक्ति की गई, भारत मंत्री बनाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ताकि भारत का प्रशासन चलाया जा सके। 15 सदस्यीय देखा जाए तो एक भारत परिषद बनाई गई, जिस भारत परिषद का जो बैठक था वो भारत सचिव किया करता था, इंडियन सेक्रेटरी करता था। और इस तरह देखा जाए तो यहाँ पे 1858 के अधिनियम के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले। अब यहाँ पे देखा जाए तो जिस तरह ब्रिटेन के नागरिक थे उसी तरह भारत के भी नागरिक महारानी विक्टोरिया के ही घोषित कर दिए गए। इनमें कोई भी भेद नहीं था, इसमें कोई अंतर स्पष्ट करने का प्रयास नहीं किया गया। आगे हम दूसरे पॉइंट पे चर्चा कर लें तो इसी समय महारानी विक्टोरिया ने भारत के लिए घोषणा पत्र जारी किया, जिस घोषणा पत्र को भारत का जो गवर्नर जनरल था, जिस गवर्नर जनरल को इस अधिनियम के तहत वायसराय बना दिया गया, उससे वायसराय कहा जाने लगा। उससे वायसराय ने इसे इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 ईस्वी को पढ़ने का कार्य किया। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कब से कब पढ़ने का कार्य किया गया। 1 नवंबर 1858 को इसे इलाहाबाद के मिंटो पार्क से पढ़ने का कार्य किया गया। किसने पढ़ा? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा। इसमें ये कह दिया गया कि महारानी विक्टोरिया की प्रजा भारत की भी प्रजा है। जैसे लंदन की प्रजा, जैसे ब्रिटेन की प्रजा महारानी विक्टोरिया की है, ठीक उसी तरह भारतीय प्रजा भी महारानी विक्टोरिया की है। कोई अंतर नहीं है दोनों में। आगे ये भी घोषणा कर दिया गया कि पहले जो भारत में 5 सैनिकों पर 1 अंग्रेज सैनिक होते थे, 5 भारतीय सैनिकों पर 1 अंग्रेज सैनिक होते थे, उसे अब घटा दिया गया। एक संबंधित 2 कर दिया गया, 1 अंग्रेज 2 भारतीय सैनिक। जहाँ पे पहले अवध है, पूर्वांचल है, बिहार है, इन सभी क्षेत्रों में जो भर्ती सेंटर थे भारतीय सैनिकों के लिए वो सब बंद कर दिए गए। अब केवल नेपाली, गोरखा और सिखों के लिए ही एक तरह से भर्ती सेंटर खुले रहे, आर्मी के दरवाजे खुले रहे। इसके बाद देखा जाए तो 1861 का परिषद अधिनियम आया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 कहा जाता है, जिस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को नए प्रांतों का निर्माण करने और उसके लिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया। 1861 के अधिनियम के तहत ही देखा जाए तो वहाँ पे गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दिया गया। जो आज राष्ट्रपति के अध्यादेश है, राज्यपाल के अध्यादेश है, वो पहली बार कहाँ पे दिखाई देता है? 1861 में दिखाई देता है। और इसी समय देखा जाए तो इसी अधिनियम के तहत भारत में 3 हाईकोर्ट की स्थापना भी की गई। 3 हाईकोर्ट में देखा जाए तो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, 3 हाईकोर्टों की स्थापना की गई 1861 में। उसके पश्चात आगे चल के 1865 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की भी स्थापना हुई। पहले आगरा में इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थापित हुआ और वहाँ से 1866 में लाके कहाँ पे स्थापित हुआ? इस इलाहाबाद प्रयाग नगरी में स्थापित किया गया। तो इस तरह हमने कुछ अधिनियमों पे चर्चा किया। अगले अधिनियमों की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस पे कमेंट भी करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके। अपनी प्रतिक्रिया निश्चित दें। थैंक यू, धन्यवाद।